वहीं दूसरी तरफ राजवीर के कैबिन में समर राजवीर के सामने खड़ा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी राजवीर ने उसे देखा तो वो बोला, सर एक बात है। राजवीर ने अपना काम करते हुए पूछा, क्या? सर तंज कपूर ने वो कॉलेज खरीद लिया है जहां मैम पढ़ती हैं। समर की बात सुनते ही राजवीर के हाथ एकदम से रुक गए जो कि कीबोर्ड पर चल रहे थे। फिर राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, इसकी कोई खास वजह? समर बोला, वजह तो पता नहीं है सर, लेकिन उन्होंने रातों रात वो कॉलेज खरीद लिया और ऊपर से वो आज उस कॉलेज में एक सेशन भी अटेंड करने जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझसे कल कहा था कि किसी ने इश्की की इन्फॉर्मेशन निकाली है और आज ये बोल रहे हो? समर बोला, एग्जैक्टली सर, ये सारी बातें एक तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं कि तंज कपूर ने ही वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। सर हमने आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, लेकिन उनके हाथ मैम की जनरल इन्फॉर्मेशन तो लग ही गई और कॉलेज के बारे में भी पता चल गया होगा। समर की बात सुनकर राजवीर आराम से बोला, ठीक है, अभी देखते हैं कि आखिर क्या करने की सोच रहा है। यह सुनकर समर चिंता भरी आवाज में बोला, बट सर क्या होगा अगर उसने मैम को हर्ट करने की कोशिश की तो? राजवीर बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। फिर भी इश्की की सिक्योरिटी को बढ़ा दो और तंज के पीछे भी कुछ आदमी लगा दो। मुझे उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर एक लिमिटेड एडिशन की कार खड़ी थी जिसमें देव और उसका बॉस तंज बैठा था। कपूर इंडस्ट्रीज का CEO तंज कपूर फैमिली का सबसे छोटा बेटा था जिसकी उम्र 27 साल और उसकी आईज ब्लैक कलर की थी। तंज हमेशा ब्राइट कलर पहनना पसंद करता था, लेकिन आज वो फॉर्मल पहनकर आया था। उसकी मस्कुलर बॉडी में शर्ट की फिटिंग अच्छी लग रही थी। तंज कॉलेज की ओर देखते हुए बार बार देव से पूछ रहा था कि सब लोग अंदर कब जाने वाले हैं। इस सवाल से देव इरिटेट हो चुका था। फिर वो हमेशा की तरह अपने मन में बोला, हद होती है दीवानगी की भी, 10 मिनट का इंतजार नहीं हो रहा इनसे। लोग कहते हैं कि प्यार में इंसान पागल हो जाता है, पर वो लोग ये नहीं बताते कि पागल इंसान और कितना पागल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये सब देव अपने मन में ही सोच सकता था, क्योंकि वो तंज के सामने ये सब बिल्कुल नहीं कह सकता था। तभी तंज की तेज आवाज देव के कानों में पड़ी, तुम फिर अपनी GF के सपनों में खो गए? देव हड़बड़ा कर बोला, नहीं सर, मैं कहीं नहीं खोया। वो तो बस मैं यही सोच रहा था कि कल रात तक आपने कुछ और प्लान किया था और आज सुबह सडन आपने मुझे कॉलेज ही खरीदने को कह दिया, ऐसा क्यों? ये सुन तंज डेविल स्माइल के साथ बोला, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि डैड मुझे कभी भी इस कॉलेज में पढ़ाने नहीं देंगे और फिर कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते और मुझे उनके सामने मजबूर होना पड़ता। इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी है और मेरा चांस भी। डैड भी खुश, मैं भी खुश। तंज की बात सुन देव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है सर, आपने तो कमाल का खेल खेला है। तंज बोला, इसे ही बिजनेस करना कहते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सुनकर देव बोला, सर वो प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। हमने शॉर्ट नोटिस पर बताया था उन्हें कि हम कल आने वाले हैं। ये सुनते ही तंज गुस्से से बोला, सो व्हाट, हमें यहाँ आने में पूरा 1 घंटा लगा है। क्या इतना टाइम काफी नहीं था उसके लिए जो मुझे यहाँ वेट करने को कह रहा है? तंज की बात सुन देव बिल्कुल चुप हो गया और वो अपने मन में बोला, हद होती है, इसमें भी गलती उस बेचारे प्रिंसिपल की ढूंढ रहे हैं ना कि अपनी। बेचारे को सडन बोल दिया कि कॉलेज आ रहे हैं, वो भी सेशन के लिए। ऐसे में अब उन्हें टाइम तो लगेगा ही ना, पर इन्हें कौन समझाए। तभी तंज बोला, अब बस, इससे पहले कि मेरा अच्छा खासा मूड खराब हो जाए, मैं जा रहा हूं अंदर। सब आप कैसे जाएंगे? थोड़ा तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए। आप बस 2 मिनट यहीं पर रहिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। देव ये बोलकर कार से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कॉलेज के अंदर बने ऑडिटोरियम की सभी सीट भरी हुई थी। गेट से लेकर स्टेज तक बॉडीगार्ड्स खड़े थे और सभी स्टूडेंट स्टाफ की नजर गेट पर टिकी हुई थी। तभी उन बॉडीगार्ड्स के बीच में से होते हुए तंज कपूर ने अंदर एंटर किया और अंदर आते ही उसकी नजरें किसी को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर इश्की पर गई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां कुछ ट्रस्टी स्पीच देने लगे
और सब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तंज कपूर के इस कॉलेज को खरीदने से वो सभी कितना ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। जाहिर था कि तंज एक बड़ा आदमी है और उसे खुश करना सभी चाहते थे। आखिर में तंज ने अपनी स्पीच दी। तंज ने जितनी बातें कही वो सब देव ने ही उसे लिख कर दी थी। स्पीच देते समय उसकी नजर इश्की पर थी, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया, खुद इश्की ने भी नहीं, क्योंकि वो पूरे टाइम मिशा से बातें कर रही थी। वो तो ये सेशन अटेंड भी नहीं करना चाहती थी, पर टीचर्स ने किसी को भी जाने नहीं दिया था और सभी को ये सेशन अटेंड करना कंपलसरी कर दिया था। तब इश्की बोर होते हुए बोली, यार कब खत्म होगा, पक गई हूं मैं। ये सुनकर उसके बगल में बैठी हुई मधु बोली, रियली इश्की, तुम इतने हैंडसम लड़के को देखते हुए भी बोर हो गई हो? मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है उस पर से। मधु की बात सुनकर इश्की अपना मुंह बना लेती है और वो सोचने लगती है कि जब से वो राजवीर के साथ रहने लगी थी तब से उसे हैंडसम लड़कों को देखकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ये शायद इसलिए क्योंकि राजवीर ही इतना हैंडसम था कि उसे देखने के बाद और कहीं ध्यान जा ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद सेशन खत्म हुआ तो इश्की मिशा से बोली, मैं घर जा रही हूँ, बोर हो गई हूँ आज। ये सुन मिशा तुरंत बोली, हाँ ठीक है, चल मैं भी चलती हूँ। उसके बाद दोनों ही तुरंत कॉलेज से निकल गईं। वहीं तंज प्रिंसिपल के केबिन में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में इश्की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तंज उसे पढ़ने के बाद प्रिंसिपल से पूछता है, जब ये एक बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी है तो कॉलेज के लिए क्यों नहीं खेलती है? उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल बोला, सर एक मैच के दौरान उस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगा था और प्रूफ भी उसके अगेंस्ट थे, इसलिए बॉक्सिंग से उन्हें बैन कर दिया गया है। ये सुनकर तंज बोला, मैं मिलना चाहता हूं इससे। ठीक है। ये बोलते हुए प्रिंसिपल ने एक पियन को इश्की को बुलाने के लिए भेज दिया। उसके थोड़ी ही देर के बाद उन्हें यह पता चला कि इश्की अपने घर चली गई और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तंज को भी ये पता चला तो वो बोला, कोई बात नहीं, मैं कल मिल लूंगा। ये बोलकर तंज प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही उस कैबिन में जितने भी लोग थे उन सभी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि तंज वहां जब तक था तब तक उसका पारा हाई था। लेकिन उसके जाने के बाद भी टीचर्स और प्रिंसिपल थोड़े परेशान थे। तंज को छोड़कर वापस लौटते हुए एक टीचर ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या ये कल फिर से आने वाले हैं? उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल आराम से बोला, अब कहा है तो आएंगे ही। हालांकि प्रिंसिपल को तंज के एटीट्यूड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो एक प्रिंसिपल है और उन्होंने कई सालों से इस कॉलेज में बहुत से अमीर घर के बच्चों को आते जाते देखा था, लेकिन वो थोड़ा परेशान जरूर हो गए थे। इधर इश्की और मिशा घर पहुंची तो मिशा तुरंत अपने रूम में चली गई। वहीं इश्की हॉल में खड़ी होकर अपना फोन देखने लगी तो देखा कि फोन की बैटरी लो है, तो वो जल्दी से उसे चार्जिंग पे लगाकर मिशा के रूम में चली गई। उसके रूम में जाकर इश्की ने मिशा से कुछ देर बातें की, फिर दोनों साथ में मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते कब शाम हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। शाम होते ही आज आसमान पर काले बादल छा गए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए इश्की की नजर ऊपर बादल की ओर गई तो वो अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज आज बारिश हो जाए, प्लीज गॉड। इश्की ने ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जोर से बादल गरजने की आवाज आने लगी। ये सुन इश्की तुरंत रूम से बाहर निकली और खुशी से उछलते कूदते रूम से अटैच सामने के टेरेस पर चली गई और ऊपर देखने लगी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। फिर इश्की बारिश में भीगते हुए झूमने लगी। इधर राजवीर ऑफिस से आते ही अपने रूम में आया और इश्की को ढूंढने लगा। जब वो रूम में नहीं दिखी तो राजवीर रूम से बाहर आया और नीचे जाने लगा। तभी उसकी नजर सामने के टेरेस पर गई जहां इश्की खुशी से बारिश में भीग रही थी। राजवीर की नजर जैसे ही इश्की पर गई वैसे ही वो उसकी खूबसूरती देख खो गया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, तुमसा कोई दूसरा जमीन पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी ओर किसी गैर का रुख हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। फिर अगले ही पल राजवीर इश्की को देखते हुए उसके पास जाकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की पीछे देखते हुए बोली, आप देख रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं? राजवीर बोला, हाँ मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह इस वक्त बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुन इश्की मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ आ जाइए भीगने के लिए। उसके बाद सुनकर राजवीर रूड वॉइस में बोला, नहीं
मुझे बारिश पसंद नहीं। ये सुनकर इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, अनरोमांटिक ही रहेंगे आप, ठीक है मत आओ। ये सुनकर राजवीर के आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो बोला, अच्छा ऐसा तो ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कितना अनरोमांटिक हूं, रुको तुम। ये बोलकर राजवीर ने अपना कोट उतारते हुए टाई भी खोल दी और इश्की के पास चला गया। उसके पास जाकर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, अब पछताना मत। ये बोल वो इश्की को किस करने लगा। इस वक्त ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। तेज बारिश के बीच ये रोमांटिक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। राजवीर इश्की के लिप्स को किस करते करते उसकी गर्दन पर भी किस करता है तो इश्की राजवीर के एकदम करीब हो गई और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़कर धीरे धीरे राजवीर की शर्ट के बटन खोल देती और अगले ही पल उसकी शर्ट को उसके शरीर से अलग कर देती। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हुए खो गए और राजवीर इश्की को लेकर झूले पर चला गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। राजवीर इश्की को किस करते करते उसके पूरे शरीर पर हाथ चलाने लगा। थोड़ी देर में राजवीर ने इश्की की गर्दन पर बाइट किया, जिससे वो थोड़ा नाराज होकर बोली, राजवीर ये क्या किया आपने, गर्दन पर बाइट क्यों किया? कल मुझे कॉलेज जाना है और ये दिखेगा। राजवीर ने इश्की की सारी बातों को इग्नोर किया। इस समय उसका फोकस सिर्फ उसे प्यार करने में था। राजवीर इश्की को उठाकर रूम में आया। दोनों गीले थे, इसलिए राजवीर उसे बाथरूम में लेकर गया और शावर के नीचे खड़ा करके उसे प्यार करने लगा। इश्की को इन सब से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने जल्दी से खुद को राजवीर के सीने में छिपा लिया। ये देखकर राजवीर बोला, अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मुझे अनरोमांटिक कह रही थी। ये सुनकर इश्की को लगा कि वो उस जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें खुद को छिपा ले। आखिर इन सब की शुरुआत उसी ने तो की थी और राजवीर को उकसाने की गलती भी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शायद उसे भी अब ये सब अच्छा लगने लगा था। राजवीर इश्की के पूरे शरीर पर किस करने लगा, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आया और दोनों एक दूसरे में डूब गए। अब क्या होगा आगे? आखिर क्यों मिलना चाहता है तंज इश्की से? क्या है उसका मकसद और क्या करेगा अब राजवीर?